प्रिय भैयाओं, हम कक्षा 9th भूगोल का अध्याय 6 जनसंख्या पढ़ रहे थे। आज हम इस भाग का आयु संरचना बिंदु पढ़ेंगे कि हमारे देश में आयु की संरचना किस प्रकार से निर्धारित की गई है। यानी कि आयु के ग्रुप बनाए गए हैं कि कितने वर्ष तक बच्चे, कितने वर्ष तक वयस्क, कितने वर्ष तक वृद्ध व्यक्ति, इस प्रकार की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आज हमारा ये तीसरा भाग होगा, आयु संरचना। इस देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। ये जनसंख्या की मूल विशेषताओं से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, तो ये बच्चे कहलाते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं वह खुद नहीं कमाते। फिर दूसरा इसका वर्ग आता है, वह आता है वयस्क, 15 से 59 साल। ये आर्थिक उत्पादनशील होते हैं, यानी कि आर्थिक दृष्टि से उत्पादन करने वाले होते हैं। तीसरा वर्ग आता है इसमें वृद्ध, जो 59 वर्ष से अधिक का होता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, स्वैच्छिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इसकी नियुक्ति नहीं होती, यानी कि ये भी उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनका प्रतिशत देखें अपन तो इस मानचित्र में आपको दिख रहा होगा, जो रेड कलर है यानी कि ये वयस्कों की संख्या है, जो भगवा कलर है, जो नीला कलर है ये वृद्ध है और ये बच्चे हैं। इसलिए हमारे देश को युवा भारत कहा जाता है, यानी कि युवाओं का भारत कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग आप देख रहे होंगे वह युवाओं का है। तो सबसे बड़ा भाग युवाओं, तो 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या में आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होता। भारत की जनसंख्या में इन समूह के अनुपात को चित्र उसमें दिखाया, यानी कि पूरा का पूरा उसमें दिखाया गया है कि किसको कितना अनुपात दिया गया है। ये चीज़ें सारी उसमें दिखाई गई है। अगला बिंदु आता है अब हमारा लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है महिलाओं की संख्या पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2021 के बीच लिंगानुपात सारणी 2.10 में दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा लिंगानुपात यहाँ दर्शाया गया है कि हमारे देश का लिंगानुपात किस प्रकार का है। 1951 में देखोगे आप 946, यानी कि 1000 पुरुषों पर 946 स्त्रियों की संख्या। 61 में लिंगानुपात और घटा, 941, 71 में और घटा, 930, फिर 934, 929, 933 और वर्तमान में 943 2011 में। 2021 की जनसंख्या भी आने वाली है, तो उसमें वो ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि हम देखते हैं तो कुछ राज्य श्रेष्ठ भी कर रहे हैं, और उन राज्यों में केरल में 1084 लिंगानुपात है, पुडुचेरी में 1038, दिल्ली में 866 और हरियाणा में 877। इस प्रकार विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, यानी कि ये वह राज्य हैं जहाँ पर लिंगानुपात संतोषजनक है, यानी कि देखने योग्य है। तो इस प्रकार से इन राज्यों का नाम अपने को ध्यान रखना है कि जिन राज्यों का हमारे देश के लिंगानुपात से ज़्यादा लिंगानुपात है। हमारे देश का लिंगानुपात 943, जबकि केरल और पुडुचेरी का तो ज़्यादा है, और दिल्ली और हरियाणा का हमारे देश से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से लिंगानुपात के विषय में ये जानकारी दी गई है।
अगला बिंदु आता है इसमें साक्षरता दर। साक्षरता दर किसको कहते हैं और क्या इनकी विशेषता हमारे देश के अंदर है, उसको जानते हैं अपन। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि सारे बिंदु इसी के ऊपर निर्भर होते हैं। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति का एक गंभीर बाधा है। यानी कि साक्षरता एक ऐसा बिंदु है जो बाकी सारे बिंदुओं को अच्छी प्रकार से कर सकता है। सोचने समझने की शक्ति एक साक्षर व्यक्ति में आती है। 2021 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि कोई सी भी भाषा को लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, पढ़कर लिख सकता हो, उसे ही साक्षर कहा जाता है। भारत की साक्षरता स्तर को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है, ये हमारे को समझने की आज भी गांव के अंदर महिलाओं को पढ़ाने की प्राथमिकता नहीं है, इसलिए इस प्रकार से इसकी दिक्कत आती है। व्यावसायिक संरचना है कि हमारे देश में आर्थिक काम धंधों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो हमारे काम करने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको हमारे देश में 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर। प्राथमिक स्तर में ज़्यादातर वह धंधे शामिल किए जाते हैं जो गांव में लोग खेती बाड़ी के साथ करते हैं। पशुपालन उनमें हो सकता है, वृक्षारोपण हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, खनन हो सकता है। ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के आर्थिक समूह हैं, यानी कि व्यवसाय हैं, काम करने के तरीके हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो आते हैं इसमें। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, वाणिज्यिक, प्रशासन, सेवाएं, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वह तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के व्यवसाय को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। विकसित एवं विकासशील देशों की विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य निर्भर है। यानी कि हमारे देश विकसित और विकासशील देश, विकसित देश वह हैं जो पूर्ण रूप से हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, और विकासशील देश का मतलब होता है जो उस ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में 64% लोग तो प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं, जबकि जो अच्छे देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रतिशत द्वितीय और तृतीय प्रकार के क्षेत्रों में होता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। यानी कि जो ज़्यादा होना चाहिए था वह नहीं है। हमारे देश में द्वितीय क्षेत्र में केवल 13% लोग हैं, जबकि 20% लोग तृतीय क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा संख्या विशेष तौर से प्राथमिक क्षेत्र की है, जो एक गरीबी का सूचक है कुल मिलाकर। यानी कि उसमें छिपी हुई बेरोजगारी रहती है, क्योंकि छोटी सी खेती में पूरा परिवार लगा रहता है और उनका उत्पादन में कोई वृद्धि होती नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति खेती करेगा तो भी वही उत्पादन होगा, 10 व्यक्ति मिलकर उस खेती को करेंगे तो भी वही उत्पादन होगा। तो इसलिए ये समस्या है हमारे देश के अंदर। अगला बिंदु आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई। 825 जो व्यक्ति मरते थे 1951 में, वह 7.2 हो गए। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई। पहले औसत आयु कितनी कम थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव,
और रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा जनसंख्या का बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या में केवल 1/3 लोगों के पास उपलब्ध है। इस समस्या को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल किया जा सकता है। यानी कि आज भी जो स्तर है हमारा वह कम है, यानी कि व्यक्ति को जितनी कैलोरी प्रतिदिन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से दूर है। तो इन सबको हमें ध्यान देना है। इस ओर ध्यान देकर इस समस्या को इस समस्या की समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। किशोर जनसंख्या जो प्राय ज़्यादा है हमारे देश में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उनकी किशोर जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीन से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार और उनमें सुधार के द्वारा उनमें समस्याओं की जागरूकता बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें व्यक्ति जिस ओर ढलता है वह उसी ओर चला जाता है। अगर इस उम्र में सही प्रकार से पोषण प्राप्त हो, सही संस्कार प्राप्त हो, सही प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो, तो वह आने वाले जीवन में बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं। तो ये उम्र सोचने की है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से स्कूलों में, अस्पतालों में, शहरों में करके और इस उम्र के बच्चों को ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, अगला बिंदु आता है हमारा। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार एवं सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों में नियोजित प्रयासों का परिणाम है। यानी कि 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया। उसमें व्यक्ति अपने परिवार को सीमित रखने के विभिन्न उपायों का उपयोग करते हुए और जनसंख्या को सीमित करता है, और इसका परिणाम ये हुआ 48 सालों के कठिन प्रयास के बावजूद 2000 में उसका परिणाम सामने आने लगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 30 कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों के बच्चों से छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन का एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। कितने सारे प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर घटाना, टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना और परिवार नियोजन के प्रति जानकारी देना। ये सारे के सारे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बिंदु हैं। इससे ही जनसंख्या में विशेष तौर से परिवर्तन संभव हो सका है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण, यौन संबंधों के प्रसारित बीमारियों, किशोर किशोरियों की संख्या जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना,
गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानून को सुदृढ़ करना। यानी कि इस नीति में किशोरों के लिए इतने प्रकार के आवश्यकता बताई गई है। किशोरों को समझाया गया है कि आप पहले पढ़ाई कीजिए, समय के अनुसार संतान उत्पन्न कीजिए, आपकी शादी की उम्र ये होनी चाहिए, आपको इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर विशेष तौर से समझाई गई है, बताई गई है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि अगर जनसंख्या शिक्षित रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, तो इस प्रकार से उस राष्ट्र का कल्याण होगा, वह उस राष्ट्र के बारे में सोच सकेगी, उस राष्ट्र के बारे में जान सकेगी। तो इस प्रकार से इस अध्याय का पढ़ने का जो अंतिम भाग था वह आज हमने पूरा किया है। अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।